पीछे के वीडियो में हमने लोहे का और तांबे का निष्कर्षण पढ़ लिया था, उसमें ऊष्मागतिकी सिद्धांत काम आया था। इससे पिछले में विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी काम में लिया। आज हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण और रद्दी धातु से या रद्दी एसिड से तांबे का निष्कर्षण। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा के अनुसार चलें तो एल्यूमिनियम की बारी तीसरे नंबर पर आती है, और धातु का अगर देखें तो इसकी बारी पहले नंबर पर आती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु के रूप में मिलने वाला जो तत्व है वो एल्यूमिनियम है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, तत्व के रूप में तो तीसरा है और धातु के रूप में पहला है। तो एल्यूमिनियम है ये तीसरा तत्व। जिसकी मात्रा अधिक होती है और पहली धातु है। या ये पूछे कि धातु में सबसे अधिक पृथ्वी पर कौन सी धातु मिलती है, एल्यूमिनियम है। तीसरे तत्व पर एल्यूमिनियम है। इसके बारे में शुरुआत में हमने पढ़ लिया था इसका सांद्रण के बारे में, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट भी करेंगे। इसके एसकों के नाम और लिख देते हैं। ऐसक मुख्य रूप से कौन सा होता है? एक ऐसक का नाम तो पिछले वीडियो में आ चुका है, जिसका निष्कर्षण करते हैं बॉक्साइट है। एक ऐसक मुख्य और होता है केओलिनाइट, वैसे क्रायोलाइट भी होता है। तो ऐसे किसके होते हैं? Al2O3 XH2। इसको ये भी लिखते हैं, ये सूत्र भी इसका दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा यही होता है। और x का मान कितना होता है? x का मान 0 और 1 के बीच में होता है। ये बॉक्साइट का सूत्र है। दूसरा सूत्र होता है ये नाम है इसका बॉक्साइट। एक होता है Na3AlF6 क्रायोलाइट। एक और होता है Al2OH4Si2O5 केओलिनाइट। तो इनके नाम ध्यान में रहने चाहिए। हर बार मैंने ये नाम लिखे हैं। शुरुआत में जो लोहे का डिस्कशन किया था उसमें भी इसको के नाम लिखे थे, तांबे में भी लिखे हैं, इसमें भी लिखा है, आगे आए तो उसमें भी लिखेंगे, जिंक वाले में भी लिखे थे। तो इनके एस्कों के नाम है वो जरूरी होते हैं ध्यान में रखने। तो अब निष्कर्षण पर चलते हैं कि क्या क्या पद होंगे, धातुक्रम के क्या पद होंगे। पहला होता है ऐसे का पीछना। इसमें कोई खास बात नहीं लिखनी कि पृथ्वी से खोदकर बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम ऐसक होता है, अन्य अशुद्धियाँ भी होती है, रेत भी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उनको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाता है, पीसा जाता है, जैसा भी आवश्यकता होती है उसी अनुसार पीसा जाता है। दूसरा, ऐसक का सांद्रण कौन सी विधि काम में ली थी? पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। इसके लिए काम में ली थी निक्षालन। क्या किया था निक्षालन में? निक्षालन में दिया था कि जो NaOH होता, ये जो बॉक्साइट है Al2O3 XH2O, ये बॉक्साइट है, इसके साथ सिलिकॉन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धि होती है और अन्य अशुद्धि भी होती है। इसमें से ये जो दो अशुद्धि होती है ये ज़्यादातर एक साथ रहती है, उनको आसानी से हटा सकते हैं। इनको हटाने के लिए इनको NaOH के जलीय विलयन में घोला जाता है। इस पूरे को NaOH के जलीय विलयन में घोला जाता है और
473 से 526 केल्विन ताप रखा जाता है और 35 से 36 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है। इस पर क्या हो जाएगा, इस तापमान पर ये Al2O3 और SiO2 ये दो विलय हो जाएंगे, ये दोनों अविलय रहेंगे। तो इस विलयन के अंदर ये दोनों तो घुल जाएंगे और ये नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, इनको छान कर अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये इनको तो हटा दिया, मुख्य ये बच गए। अब हमें चाहिए ये बॉक्साइट, ये सिलिकॉन ऑक्साइड है, इसकी फिर अशुद्धि है, और ये इसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है इसमें घुला हुआ है। इसने सोडियम एल्यूमिनेट बना रखा है, यहाँ सोडियम सिलिकेट बना हुआ है और दोनों विलयशील है। अब इनको हटाने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। CO2 गैस उच्च दाब के साथ जब प्रवाहित करेंगे तो इसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अवक्षेपित हो जाएगा अलग, लेकिन सिलिकॉन ऑक्साइड है वो विलय अवस्था में रहेगा। तो यहाँ से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसके अवक्षेप बन जाएंगे और ये विलय अवस्था में रहेगा। अब फिर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर लिया, अभी ये बॉक्साइट के रूप में ही है, यहाँ पर भी। अब इसको छान कर अलग कर लिया, गीला है, अलग करने के बाद इसको खूब गर्म किया और खूब गर्म करेंगे तो Al2O3 अलग हो गया और जल के अणु है वो वाष्पित होकर उड़ गए। तो इस प्रकार से ये एल्यूमिना प्राप्त हो गया। ये था साधारण कि बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने का क्या विधि थी, तो ये विधि थी और ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा थी, इस कारण इसको निक्षालन कहा गया था। अब हो गया कि अब ये जो एल्यूमिना है, अब इसको हम एल्यूमिना कहेंगे, बॉक्साइट नहीं कहेंगे। क्यों कि बॉक्साइट के साथ ये अशुद्धियाँ थी, जल की अशुद्धि थी, यहाँ पर लगभग सारी दूर हो गई। अब इसको एल्यूमिना कहेंगे। अब इससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। तो अब जो तीसरा पद होगा, तीसरा वो होगा धातु निष्कर्षण। अब ये धातु निष्कर्षण है, यहाँ पर जो विधि काम में ली जाती है उसको हॉल हेराल्ट प्रक्रम कहते हैं। क्या क्या किया जाता है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान में रखने वाली बातें हैं और विशेष रूप से इसकी समीकरण भी आसान भी है। तो देखते हैं क्या क्या है कि इसमें एक बड़ा पात्र लिया जाता है स्टील का, जिसके अंदर कार्बन की परत चढ़ी होती है और वो कार्बन की परत कैथोड का काम करती है और एनोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ें काम में लेते हैं। ये इसके ऊपर कार्बन की छड़ है, परत है। ये स्टील का पात्र है और इसके अंदर कार्बन की परत लगा दी और ये कार्बन की परत है ये कैथोड का काम करती है। ये हो गया। यहाँ इसमें एल्यूमिनियम को बाहर निकलने के लिए नट विधि काम में होती है। इसमें ग्रेफाइट की छड़ को लटकाया जाता है। अब लटकाएं कैसे, उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर एक क्लैंप लगाई जाती है। यह कॉपर क्लैंप है, तांबे की एक क्लैंप लगाई जाती है और इसमें ये ग्रेफाइट की छड़ें लटकाई जाती है। ये जो ग्रेफाइट की छड़ है ये एनोड का काम करती है। एनोड आ गया, कैथोड आ गया और जब विद्युत अपघटे भी तो चाहिए जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो। अब इसके अंदर एल्यूमिना
को विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। लेकिन अकेला एल्यूमिना को गर्म करेंगे तो तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चाहिए, 2000 से ज़्यादा। इस कारण जानबूझकर इसके अंदर क्रायोलाइट की या फ्लोरस्पार की अशुद्धि मिलाते हैं। वो दो काम करती है, एक तो इसकी चालकता को बढ़ाती है और दूसरी गलनांक को कम करती है। तो यहाँ पर मिलाया जाता है ये दो चीज़ें। तो क्या क्या लेते हैं इसमें? तो इसमें सबसे पहले लिख रहे हैं कैथोड के रूप में स्टील के पात्र पर कार्बन की परत, ये कैथोड के रूप में काम आती है। एनोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ काम में लेते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में Al2O3 प्लस Na3AlF6। इनके नाम क्या क्या हैं? इसका नाम तो एल्यूमिना है ही, और इसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो क्रायोलाइट मिलाने का ये कारण होता है कि एक तो ये गलनांक को कम कर देता है, इसके कारण गलनांक कम हो जाता है, और दूसरी बात यह विलयन की चालकता को बढ़ाता है। ये दो मुख्य काम होते हैं इसके क्रायोलाइट के। तो अकेले एल्यूमिना को अगर गर्म करेंगे तो 2000 के आसपास तापमान चाहिए, और जब क्रायोलाइट मिला देते हैं तो ये 900 के आसपास ही हो जाता है, तापमान में इतनी गिरावट आ जाती है। और साथ में अगर अकेला एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना कहें तो ये इतना विद्युत अपघटन नहीं है, आसानी से इसका अपघटन नहीं होता। लेकिन क्रायोलाइट के अंदर सोडियम आयन भी और फ्लोराइड भी आयन है, ये तो पहले से आयनिक यौगिक बनाते हैं, ये तुरंत आयनित अवस्था में आएगा, और जब एक बार ये आयनित अवस्था में आएगा तो ये इसको भी ले आएगा, इस कारण इसको मिलाते हैं। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होगी, कैथोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, क्या क्या बनेगा वो देखते हैं। तो Al2O3 है। अब अभिक्रिया Al2O3 इसका अपघटन इस प्रकार से होगा, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। एल्यूमिनियम की संख्या 2 है, ऑक्साइड की संख्या 3 है। ये तो ये अभिक्रिया शुरुआत होगी। अब कैथोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा? कैथोड होता है ऋणागर, ऋणागर पर जाएगा एल्यूमिनियम आयन। एनोड होता है धनागर, ऊपर उस पर जाएगा ऑक्साइड आयन। तो कैथोड की अभिक्रिया कैथोड पर एल्यूमिनियम जाकर वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और एल्यूमिनियम धातु में बदल जाएगा, और ये एल्यूमिनियम धातु भी यहाँ पर लिक्विड अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा तापमान है तो उस पर यह द्रवित अवस्था में आ जाएगी, यह लिक्विड हो गया। ये तो होगी कैथोड की। एनोड पर जाएगी ऑक्साइड आयन, और ऑक्साइड आयन में यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ऑक्सीजन परमाणु बन गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन अकेले नहीं रहती कभी भी, ये तो नवजात ऑक्सीजन है, ये तुरंत दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाएगी, और जब ये ऑक्सीजन गैस बनाएगी तो यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे, और जब 2 लेने पड़ेंगे तो एक है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो 2 ऑक्साइड आयन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। ये गई एनोड पर, और एनोड कहाँ है, एनोड है ये ग्रेफाइट की छड़, ये इसको एनोड बनाकर और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये कैथोड है ही। तो कैथोड तो था ये,
ये परत, तो एल्यूमिनियम तो यहाँ आकर जमा हो जाता है इसमें नीचे, और ऑक्सीजन है वो आ गई ग्रेफाइट की छड़ पर, और ग्रेफाइट की छड़ होती है कार्बन की। तापमान ज़्यादा है ही, इस तापमान पर कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये अभिक्रिया है, इन सभी को जोड़ दें, और जोड़ेंगे इस प्रकार से कि ये आयन खत्म होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी समाप्त हो जाने चाहिए, बाकी जो बचेंगे उनको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि Al2O3 ये ठीक है, इधर एल्यूमिनियम आयन इधर 2 है, इधर 1 बन गया, कोई बात नहीं। ऑक्साइड आयन देखो यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 2 कम आ रहे हैं, तो क्या करें कि इसको तो करें 3 से गुणा और इसको करें 2 से, तो ये भी 6 हो गए और ये भी 6 हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3 हो गए तो ये ऑक्सीजन के भी 3 हो गए, तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये 3 हो गए तो इलेक्ट्रॉन को 3 से 4 इलेक्ट्रॉन इनको 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो गए। यहाँ 3 है तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब सारा गुणा करना इतना हो गया सारा। अब क्या क्या हुआ देखते हैं दोबारा से। Al2O3 अकेला है यहाँ पर, इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया। इसके बाद ये एल्यूमिनियम आयन के 3 है, इसको 2 से गुणा किया, नहीं एल्यूमिनियम के 2 है, 2 को 2 से गुणा किया 4, और ये 4 एल्यूमिनियम कैंसिल। ऑक्साइड के 2 को 3 से गुणा किया 6, और ये 2 को 3 से गुणा किया 6, कैंसिल। इलेक्ट्रॉन 4 को 3 से गुणा किया 12, 3 को 4 से गुणा किया 12, कैंसिल। ऑक्सीजन को 3 से गुणा किया 3, यहाँ 3 से गुणा किया 3, कैंसिल। तो अब किस क्या क्या बच गया, इस बाईं तरफ ये आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बच गया कार्बन, और इसकी संख्या 3। इधर ये भी गया, ये भी गया, ये गए, तो एक तो एल्यूमिनियम बचा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम को 4 से गुणा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 से गुणा कर रहे हैं, तो इसकी क्रिया आ जाती है। तो कुल अभिक्रिया ये होती है। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर द्रवित अवस्था में आता है, और इस द्रवित अवस्था को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ये द्रवित एल्यूमिनियम है। ये विधि होती है इस एल्यूमिनियम को प्राप्त करने की। तो इसमें चित्र भी पूछा जाता है, अभिक्रिया भी, कैथोड की, एनोड की, और ये क्रायोलाइट का कारण, इनमें कैथोड एनोड के नाम, तो छोटे छोटे प्रश्न इसमें बहुत बनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है, आसान भी है। तो इस तरीके से ये एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जा सकता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, कॉपर के, हमने कॉपर पायरेटाइज का तो पढ़ लिया था, वो ऐसे तो अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन अगर निम्न क्वालिटी का ऐसे को हो तो उससे भी तांबा प्राप्त करते हैं, और वो भी इतना खर्चीला नहीं होता उसका प्रक्रम भी। तो अब का जो अपना टॉपिक है वो है निम्न कोटि या अपकृष्ट ऐसक से तांबा प्राप्त करना। तो या तो निम्न कोटि का ऐसक हो या रद्दी धातु, भंगार, कबाड़, जिसमें ऐसे पुराना हो जाता है तो उसको वापस भी काम में लिया जाता है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो विधि काम में ली जाती है उसको हाइड्रो धातुकर्म कहते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए सीधा सा काम है कि जो निम्न कोटि का ऐसक है उसका विलयन बनाते हैं। विलयन चाहे किसी में बनाए, कोई अम्ल में बनाए या कोई जीवाणुयुक्त विलयन है उसमें बनाए, इसका विलयन बनाया जाता है। और विलयन बनाने के बाद उसमें कॉपर से अधिक क्रियाशील कोई भी धातु मिलाएं या कोई गैस प्रवाहित करें, कोई भी हो, उससे अधिक क्रियाशील होना चाहिए, उसको डालते हैं। तो कॉपर है वो कम क्रियाशील होने के कारण विलयन से बाहर आ जाता है,
और जो अधिक क्रियाशील वाला डाला वो विलीन के अंदर चला गया और बाहर आने के कारण कॉपर हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है, ये कहते हैं। इस प्रकार से कॉपर का विलीन बनाते हैं एसिड का, कि या तो किसी अम्ल के द्वारा या कोई जीवाणुयुक्त विलीन है उसके अंदर उस एसिड को डाल दिया, विलीन बन गया। अब उसके अंदर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो तांबे से ज़्यादा क्रियाशील धातु है या कोई अन्य इलेक्ट्रोड है उसको के द्वारा और उसमें से तांबे को हटाया जाता है। क्या क्या काम में लेते हैं, इसके लिए ज़्यादातर या तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसके लिए हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या लोहा डाल देते हैं। अभी पीछे पड़ा था कि कॉपर सल्फेट का विलीन है उसमें लोहे के छिलड़ डाल दें तो तांबा वो अलग हो जाता है, लोहा विलीन में चला जाता है, वही बात यहाँ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभिक्रिया क्या होगी इसकी, बिल्कुल आसान सी अभिक्रिया है कि कॉपर सल्फेट का विलीन बना लिया, तो कॉपर सल्फेट का विलीन बना लिया तो कॉपर आयन के रूप में आ गया। बस अब हम दोनों अभिक्रिया एक साथ लिख देंगे। तो इस कॉपर सल्फेट के विलीन में क्या करेंगे, या तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, ये लो ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है विलीन के रूप में है, या Fe डाल देंगे सॉलिड, लोहे के छिलन डाल देंगे, रद्दी धातु का रद्दी जो लोहा होता है उसको डाल देंगे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से जो कॉपर जो विलीन के अंदर है वो तो बाहर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन और ये आयरन ये विलीन में चले जाएंगे, तो यहाँ से कॉपर बन जाएगा, यहाँ भी कॉपर बन जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन का विलीन बन जाएगा तो हाइड्रोजन आयन लिख देंगे। इसी प्रकार Fe का बन जाएगा तो इसको Fe+2 लिख देंगे, ये हो जाएगी। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे ये, तो इस तरीके से ये जो तांबा है ये प्राप्त हो गया और ये सॉल्यूशन में आ गए, तो ये तांबा भी प्राप्त किया जाता है। तो ये सारा धातु क्रम का हो गया जिसमें हमने टोटल मिलाकर लोहे का, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक इन 4 का पढ़ लिया था। अब एक और विधि हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, जिसमें अधातु प्राप्त करेंगे, क्लोरीन प्राप्त करना, हाइड्रोजन प्राप्त करना, इस प्रकार की ये हम कल के चैप्टर में देखेंगे।